नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव और लोकसभा की सीटें, उन सीटों का समीकरण, इन पर एबीपी लाइव आपके लिए अलग अलग जानकारियां लेकर के आ रहा है। और आज इस वीडियो में जिस लोकसभा सीट की हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो सीट है गौतम बुद्ध नगर। 2009 में जहां पहली बार चुनाव हुआ और ये उसका चौथा लोकसभा का चुनाव है। और पिछले 3 बार से उस सीट का क्या समीकरण रहा है, हालांकि पिछले 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, और उसके पहले की क्या समीकरण रहे हैं और अभी की क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं, इस पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। दिनेश सर, गौतम बुद्ध नगर अपने आप में औद्योगिक राजधानी है, दिल्ली से सटा है, सब कुछ है, पर नोएडा के बारे में, गौतम बुद्ध नगर के बारे में कुछ और विशेषताएं, कुछ और खासियत आप क्या जोड़ना चाहेंगे? नोएडा में एक जो सबसे खूबसूरत बात है, वहाँ भी वही बात है कि जो लोकल आबादी का एक अलग तरह का प्रभाव है। और नोएडा किसी भी सीट से एकदम अलग है, दिल्ली से सटा हुआ है। इसके अलावा नहीं, नोएडा में पूरा देश बसता है। नोएडा की जो आबादी है वो पूरे देश से बनी हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि नोएडा में पूरा भारत बसता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अगर हम मिला दें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आबादी तो पूरे देश से बनी है। बाकी सराउंडिंग जो गाजियाबाद जो गौतम बुद्ध नगर सीट में जो बाकी देहात वाले इलाके हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अपना भाई वो तो ओरिजिनल लोग हैं और मूल रूप से हैं। लेकिन नोएडा ने हाल फिलहाल पिछले 30 से 40 साल में जो तरक्की की है विकास की दृष्टि से, वो इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ लोगों का जीवन बहुत शानदार हुआ है, जो लोकल लोग, और कुछ लोग जो अपने को संभाल नहीं पाए, जो लोग अपने को मैनेज नहीं कर पाए, जिनकी पूरी जमीन चली गई, पैसा आया, करोड़ों रुपया आया, उन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद ली, तेल भरवाया और खत्म हो गई, गाड़ी कबाड़ में गिर गई। ऐसे लोग के लिए आज की तारीख में अपना सस्टेन करने का सस्टेन करना मुश्किल हो गया। फिर अथॉरिटी ने बाद के दिनों में ऐसा प्लान किया कि जिनकी जमीनें उन्होंने एक्वायर की उनको प्रॉपर्टी दी भी, अच्छा, पैसे भी दिए और थोड़ा सा प्लाट उनको दे दिए। इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात हुई। तो उनके पास अर्निंग अभी भी बनी हुई है। जिनके घर शहर में आ गए हैं, टोटली एकदम नोएडा के बीचों बीच आके जो गांव बस रहे हैं, अब उनके पास कोई भी, गांव के चारों तरफ मल्टी स्टोरी बने हुए हैं, गांव के अंदर की जो कहानी है वो एक अलग तरह से होती है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है नोएडा में। इसीलिए नोएडा को मैं पूरे देश से अलग मानता हूँ कि वो देश की जो मिश्रित आबादी है, वहाँ केरल वाला भी है, वहाँ तमिलनाडु वाला भी है, वहाँ यूपी बिहार वाला भी है, तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो वहाँ मैटर करती है। और वो जो खासतौर से उत्तर भारतीय जो है, ऐसा मुझे लगता है कि वो वोट में भागीदारी भी अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति में ज़्यादा रुचि है, तो भागीदारी करते हैं और महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब 3 पार्ट में मैं नोएडा को देखता हूँ। एक पार्ट वो है जो व्यापारी समुदाय, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उनके अपने प्लांट्स हैं। एक वो समुदाय है जो लोकल लोग हैं, हार्डकोर लोकल, और एक वो समुदाय जो नौकरी पेशा है, जिसकी आबादी भी ठीक ठाक संख्या में है। नौकरी पेशा को नोएडा के किसी भी गली नुक्कड़ पे मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि उसका इलेक्शन से कोई मतलब भी है। वो सुबह 9 से 6 वाला है, 9 बजे दफ्तर पहुंच जाता है, 6 बजे लॉग आउट करता है और उसको फिर घर की याद आती है, वो घर आ जाता है। उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो शायद वोट देने भी ना जाए, वोट देने न जाए। जो IT पार्क्स हैं, ऐसे IT पार्क्स वहाँ बने हुए हैं जो देखने में बिल्कुल सन्नाटे में हैं, लेकिन जब सुबह शाम वहाँ आदमी घुसता है तो कई हज़ार आदमी उस पार्क में घुस जाता है, और शाम को जब निकलता है तो कई हज़ार आदमी उससे निकलता है। उसका राजनीति नहीं, भारतीय नहीं, किसी देश की राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल लैपटॉप खोलता है, अपने को लॉगिन करता है, लॉग आउट करता है और बाहर हो जाता है। उसकी दुनिया लैपटॉप और उसके घर के बीच में सिमटी हुई है। फर्क पड़ता है राजनीति पर उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि नोएडा तो खेतों का इलाका हुआ करता था, नोएडा तो क्रिएटेड है, तो उन लोगों पे असर है क्योंकि उनका बिजनेस से सीधा रिश्ता है। बिजनेस से रिश्ता है तो जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अनेक हिस्सों में हुई है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, तो जो सरकारी सिस्टम की दिक्कतें हैं उसको वहाँ के लोग भी उतनी ही शिद्दत से महसूस करते हैं जितना कुशीनगर वाला महसूस करता है। मतलब दिक्कतें एग्जिस्ट करती हैं, दिक्कतें एग्जिस्ट करती हैं, बस वहाँ
एक अच्छी बात है कि भाई वहाँ नगर निगम टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नगर पालिका टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अथॉरिटी लेकिन है, अथॉरिटी वो सारी हरकतें करती है जो यहाँ नगर निगम करता बाकी इलाकों में देश के राज्य के। तो वो अथॉरिटी की अपनी अलग मुश्किलात हैं जो अथॉरिटी वहाँ क्रिएट करती है। बड़ी संख्या में मतलब सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपार्टमेंट बुक किए हैं और उसके पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। कई लाख लोग हैं जिनको पोजीशन 7-7 साल 8-8 साल 9-9 साल से नहीं मिला। तो क्या ये सारे मुद्दे भी सर इस बार के चुनाव में नोएडा में कोई इम्पैक्ट रखते हैं? भी बहुत ज़्यादा असर करेंगे मुझे शक है, क्योंकि वो रोजी रोजगार के चक्कर में आए लोग हैं, उनको तो फ्लैट मिल जाए यही बहुत है, या वो उम्मीदों से है कि मिल जाएगा। चुनाव में क्या असर करेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा तो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि वो आज आया है। ये जब से नोएडा का एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ है 10-10 साल से लोग रह रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हुई। मेरे जैसा आदमी समझ नहीं पा रहा है कि रजिस्ट्री तो सरकार को फायदा होना है। एक फ्लैट की रजिस्ट्री अगर हो जाएगी, मान लिया 1 करोड़ का फ्लैट है तो 5% 6% की रजिस्ट्री, 7% की रजिस्ट्री है तो 7 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिलना है। हजारों की संख्या में फ्लैट रजिस्ट्री के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, घर पुराने हो गए, पुताई हो गई, रिफर्निश हो गए, रजिस्ट्री नहीं हुई। तो अगर उनको वही प्रॉपर्टी बेचनी है, अच्छा क्लास ये है कि बिक रहा है, बिना रजिस्ट्री के भी बिक रहा है। बिल्डर उसके लिए 3%, 4%, 5%, 6% तक बिल्डर लेता है। तब अगर विवेक से हमें कोई फ्लैट बाय करना है तो विवेक से मैं खरीदूंगा तो मैं बिल्डर को भी 4% 5% दूंगा, गवर्नमेंट को ना देकर के बिल्डर एक अपना कमाने का। तो फिर बिल्डर उसमें हमें उसका पोजीशन लेटर दे देता है, एक अलॉटमेंट लेटर दे देता है, कागजी कार्रवाई कर देता है और हम रहने लगते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हो सकता है इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो, गवर्नमेंट मशीनरी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। कहा जाता है कि साहब बिल्डर्स ने का पैसा बकाया अथॉरिटी पर, क्योंकि वहाँ 2 अथॉरिटी, अभी फिलहाल 3 अथॉरिटी काम कर रही हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना। यमुना तो काफी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा तो बहुत बड़ी समस्या है। जिसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा दिया, इस समय अगर 3 BHK फ्लैट चाहिए आपको तो 1 करोड़ से कम में तो आप झांकने की सोचिए भी नहीं। दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय राजनीति में ये चीजें मैटर कर रही हैं, ये सवाल है। राजनीति पर आते हैं सर। बीजेपी ने जिनको अपना कैंडिडेट दिया, चलो बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि सिटिंग जो सांसद है महेश शर्मा, उनको वापस से बीजेपी ने उतारा है। तो महेश शर्मा चूँकि 2 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके, तो एक्सेप्टेंस तो है ही उनकी। हालांकि सीट भी एक तरीके से बीजेपी प्रो पिछले 2 चुनाव में हम वहाँ देख रहे हैं, पर क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा वहाँ कोई फैक्टर आपको लगता है, दिखता है, या महेश शर्मा की एक्सेप्टेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नोएडा में शायद बहुत लेस काम करेगी, अगर करेगी। इसलिए उसका कारण भी है, कोई हवा में नहीं है। वो कारण ये है कि जैसे मैंने कहा कि 3 तरह की आबादी वहाँ बसती है, तो जो वोट देने जाते ही नहीं, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, उनका टैक्स तो उनकी कंपनी काट लेती, सैलरी से ही कट गया, जो उनके पास आ गया वो उनका, उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, ना वोट देने जाने में रुचि, हो सकता है उनका वोट भी ना। एक वर्ग ऐसा है जो व्यापार कर रहा है, तो व्यापार तो माना जाता है कि भाई व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है, ऐसा माना जाता है। सच क्या है भगवान जाने। तीसरा वर्ग जो है उसके लिए पानी, बिजली, खड़ंजा, सड़क, वो उसके लिए मैटर करता है, जो लोकल आबादी है। तो उसको वो चूंकि वो जहाँ है, वो फिजिकली जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आबादी है, वहाँ ये वाला काम तो तेजी से हुआ है, वहाँ उस तरह का नहीं, क्योंकि सारा डेवलपमेंट नया है। तो फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं बड़ा कह सकते। फैक्टर वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का मेरी समझ से नहीं आएगा अगर हम करप्शन को लेस कर रहे हैं। करप्शन है, करप्शन को इनकार, करप्शन एक इशू बना करके क्या सपा, जिसने महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया है, क्या महेंद्र नागर की एक्सेप्टेंस कैसे देखते हैं? महेंद्र नागर लोकल है, बस इतनी ही एक्सेप्टेंस है कि वो लोकल है। तो महेश शर्मा भी विदेशी नहीं रहे। महेश शर्मा बहुत शानदार अस्पतालों की चेन चलाते हैं जी, और हालांकि उनका भी अस्पताल कारपोरेट ही है, कारपोरेट अस्पताल की तरह ही चलता है, लेकिन महेश शर्मा की सर्वसुलभ उपलब्धता ये इम्पोर्टेंट है, वो सहज उपलब्ध है लोगों के लिए।
जो लोकल एमएलए हैं पंकज सिंह, वो दोनों का कॉम्बिनेशन शानदार है, अच्छा है। पंकज सिंह बहुत ही सम्मानजनक वोटों से अभी विधानसभा जीते हैं जी। तो नोएडा में कोई बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी सामने आएगा, मुझे शक है। इसके बाद अगर सर बात करें एंटी क्योंकि अलग अलग दल राजनीतिक उसमें हैं तो उनकी वजूद की बात करें, राजेंद्र सोलंकी बसपा ने जिनको उतारा है उनको कैसे देखते हैं, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, उनके बारे में क्या चीज़? जो नागर साहब की स्थिति है वही सोलंकी साहब की स्थिति है। कोई ये बहुत बड़े लीडर नहीं है, बसपा ने सपा ने उनको दिया है, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड उनका नहीं है कि बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा हो, बहुत बड़े पॉलिटिकल करियर वाले लोग रहे हों। तो वो सामान्य लोग हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिला है, उनकी पार्टियों ने उनको टिकट दिया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। वो अपने अपने खास वर्ग जो उनका वोट बैंक है उसको वो मैनेज कर लें, वो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वो मैनेज कर लेते हैं और वो नंबर में जीत जाते हैं तो वो जीत सकते हैं, अदरवाइज टफ है, वहाँ चैलेंज है। चैलेंज मतलब बीजेपी के लिहाज से आप एक सॉफ्ट सबके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि चैलेंज सबके सामने है, और कोई बहुत बड़ी गेन वहाँ अगर बीजेपी भी जीतती है तो कोई बहुत बड़ा गेन नहीं होने जा रहा है। अच्छा, जैसे जो विधानसभा में देखने को मिला अलग विधायकों ने जो एक लंबी मार्जिन से जीता वो नहीं देखने, मुझे नहीं लगता है कि उतनी लंबी मार्जिन हो सकती है। अच्छी फाइट हो रही है। फाइट ठीक होगी क्योंकि ये जो दोनों कैंडिडेट हैं ये इनका अपना वोट बैंक, हालांकि इनका वोट बैंक आपस में क्रॉस भी करता है, सपा बसपा का वोट बैंक आपस में क्रॉस करता है, तो वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट है। तो वहीं से क्रॉस होगा, उसी का लाभ शायद बीजेपी को मिल सकता है। और अगर उनके वोट बल्क में, अब किसका वोट कितना परसेंट पड़ता है, कितने लोग बूथ तक लोगों को लेके जा पाते हैं, जो बार बार मैं कहता हूँ वो कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है उसकी कोई काट अभी किसी दल के पास ईमानदारी से है नहीं, बातें चाहे कोई कुछ भी कर ले। भारतीय राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से ये वाला गुण तो सीखना चाहिए, लेकिन हम नहीं सीखना चाहते। अगर कहीं भी कुछ अच्छा मिल रहा है उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो बीजेपी से ये वाला सीखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी की अपनी खूबियां हैं, बाकी दल भी अपने अलग अलग, चाहे सपा की बात करें या बसपा की बात करें, वो लोग अपने जातिगत फैक्टर्स पर तो वोट मांगेंगे ही मांगेंगे। करप्शन का एक जो बड़े चार्ज की बात कही जा रही है कि करप्शन एग्जिस्ट करता है, वो भी एक इशू हो सकता है। देखना होगा कि 26 तारीख को जब वोटिंग होगी तो 4 तारीख को नतीजे किसके सिर पर ताज बांधते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।